नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और दरवाजा बंद कर दिया है और चाबी शुभेंदु अधिकारी को दे दी है। कौन सा दरवाजा, इसे समझेंगे। और कोर्ट ने सीबीआई को बड़ी फटकार लगाई है। क्यों? ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और भी कई अपडेट्स हैं। आपसे निवेदन ये है कि वीडियो को आप लाइक कर लीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मेरे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से अगेन उदय भानु बनर्जी सर। सर, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मनविंदर जी, नमस्कार आपके सारे दर्शकों को भी। आप सभी से ये अनुरोध भी है कि आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और उदय सर, एक वीडियो बड़ी वायरल है। बीजेपी नेता समीक भट्टाचार्य ने चुनावी रैली में ये कहा था कि अनुपम खेर के सर पर बाल आ सकते हैं, लेकिन बंगाल में टीएमसी नहीं आएगी। और अनुपम खेर बंगाल में जब समीक भट्टाचार्य से मिले तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया। अनुपम खेर ने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा था। तो उदय सर, एट सीरियस नोट, टीएमसी का सफाया होना ये तो शुभेंदु जारी रखे हुए हैं दनादन। पुरानी फाइलें खोल दी हैं, अब आरजीकर की फाइल खुली है। तो ममता बनर्जी के भतीजे आबेश बनर्जी में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। उधर कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को जबरदस्त फटकार लगाई है। तो ये सब क्या है सर? मैडम, आरजीकर केस को लेकर के देखिए, ये तो चुनाव में भी मुद्दा था और आज 1.5 साल हो रहा है इनको जस्टिस नहीं मिली। उस लेडी डॉक्टर जिनकी साथ वो पर हुआ था और जो उसके साथ बेरहमी से जिनको मौत का घाट उतारा गया था। शुरू करते देखिए, 1.5 साल तक हुआ क्या। आपको याद होगा, अचानक देखिए भारत में कितने रेप केसेस होते हैं, आप सब जानते हैं। एक स्टैटिस्टिक्स आता है, लेकिन अचानक सुप्रीम कोर्ट आरजीकर केस को सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं। बोल लेते हैं हमारे पूर्व जो प्रधान विचारपति थे डीवाई चंद्रचूड़ साहब। और फिर धीरे धीरे ये एक आंदोलन पूरा भारत में हुई और पूरा विदेश में भी हमको देखने में मिले। सब जगह भी ये चर्चा हो रहा था। किस चीज को लेकर के चर्चा हुई? चर्चा हुई ममता बनर्जी को क्या पड़ी थी और इतना जल्दीबाजी क्यों थी और क्यों इन्होंने पूरा अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लगा दिए थे इस केस का जल्दी नतीजा क्या हुआ आप जानते ही है। उसके लिए हम ज्यादा टाइम डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन सर, आप बता रहे थे कि उस समय जब ये घटना होती है तो आबेश बनर्जी बहुत पास में ही थे। उन्होंने अपने कपड़े वपड़े चेंज करे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं नहीं बोल रहा हूं मैडम। वो बाथरूम तोड़ दिया गया था। जो विक्टिम की जो मदर है, हाँ, वो बोल रही है। ये किसी दूसरे आदमी का स्टेटमेंट नहीं है, मां का स्टेटमेंट है। और इस मां को सुप्रीम कोर्ट में बुला नहीं देगा, बोलने का मौका ही नहीं मिला। ये क्या बोल रहे हैं? जो उनके पास डेफिनेटिव इंफॉर्मेशन है और डाटा है, और जो आबेश बनर्जी है वो भी डॉक्टर है। अब वो डॉक्टर है, किस उसका बैकग्राउंड वो बात के बात है, वो चर्चे के मुख्य नहीं है। लेकिन आबेश बनर्जी उस दिन आरजीकर में थे। वहां पे एक पार्टी चल रहा था और ये पार्टी में प्रैक्टिकली तैयार हुआ था और प्लान करके इस घटना को अंजाम दिया गया था। उनकी मां को कहना है आबेश बनर्जी का जो कपड़ा है उसमें खून लगा हुआ है और वो जाके तो सारे सब कुछ हो जाने के बाद वो 8 फ्लोर से 4th फ्लोर में आए, क्योंकि डेड बॉडी वहीं पे मिला। हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो उसी में था, जिस हालत में डेड बॉडी को मिला उससे साफ पता चलता है जो वहां पे बॉडी रखा गया है
वो प्लेस ऑफ ऑकरेंस मतलब वहां पे वो चीज नहीं हुई थी। घटना और कहीं हुआ था और वहां पे बॉडी रखा गया था, क्योंकि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में बॉडी को देखने को मिला। बाद में तो पोस्टमार्टम वो सब बात की बात है, लेकिन अपेरेंटली जो बाहर के लोग या हम लोग जिन हम जैसे दिखा गया, उसको लगा कि बिल्कुल चश्मा भी लगा रखा हुआ है, हाथ का मोबाइल क्या कहते हैं हेडफोन भी एक मिला था, और बस वैसे। और आवेश बैनर्जी, उनका मां का कहना है, आवेश बैनर्जी उसके बाद, उस घटना के बाद उन्होंने उस टॉयलेट में गए और वहां पर नहाया, उनका ढप्पा कपड़ा वपड़ा बदल दिया। अब तो इनकी मां का ही है, अब इनके साथ अब कैसे जोड़ सकते हैं था? इसके बाद जो है सारे घटनाक्रम एक के बाद मैं बता रहा हूं तो आपको पता चल जाएगा क्या हुआ। जो पहले डिक्लेयर हुआ, जो एक डॉक्टर ने सुसाइड किया, हॉस्पिटल से फोन जाते हैं उनके परिवार की तरफ, जो आपके बेटे सुसाइड किए। कुछ दिन के बाद फिर वही महिला फोन करके बोलते हैं नहीं सुसाइड नहीं, सुसाइड नहीं, उनके साथ गलत दुष्कर्म हुआ है, तो जिसके चलते उनके डेड बॉडी मिली है। अब देखिए आधा घंटे के अंदर जो है कैसे वर्जन चेंज होते हैं। ये जब न्यूज ब्रेक होता है उसके बाद तुरंत घटना में किन किन को देखा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ आरजीकर डॉक्टर संदीप घोष, बड़ा मशहूर आदमी है। उसके बाद सारे दुनिया भर के जो है एसीपी, डीसीपी, डीसी नॉर्थ, कमिश्नर पुलिस, कलकत्ता पुलिस, सब पहुंच जाते हैं वहां पे, और बहुत बाहर के डॉक्टर देखा गया। जो क्राइम सीन पे, जो बिल्कुल ऐसे कोई भी क्राइम सीन का पहला चीज है उसको सिक्योर करना पुलिस का काम। उस क्राइम सीन में करीब 25 से 30 आदमी को देखने को मिला, और वो फोटोग्राफ दिखा रहा है डीसीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सर एक चीज और है ना, अभी इसकी फाइल खुली है, तो ममता बनर्जी का जो भतीजा है, जो उनके भाई का बेटा है आवेश बनर्जी, उनमें भी आपस में काफी फ्रिक्शंस आ गई हैं, क्योंकि फाइल खुल चुकी है। ममता बनर्जी पे तो पहले से बहुत सारे चीजों के फाइलें खुली हुई हैं, लेकिन ये आवेश बनर्जी ये इसलिए अब लड़ रहे हैं और डर रहे हैं कि इनका नाम सीधा आ रहा है। और उधर कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को भी ये कहा है कि उन्होंने जिस तरीके से काम करना चाहिए था वो नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी सहमत हूं इस चीज को, जो हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, और हमारे लाइक लाखों लोग इससे सहमत है। मैडम, सीबीआई का जो काम है वो लोअर कोर्ट शियालदा कोर्ट का ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है। जो आईओ थी सीमा पाहूजा, उन्होंने वही चीज को एस्टेब्लिश करने में लग गए जो कोलकाता पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किए थे उसको, और ज्यादा उसका डेप्थ में नहीं गए और रिपोर्ट बना के एक आदमी को सजा दिला दिए। यही तो चाहते थे। बाद में ममता बनर्जी बोला हम तो चाहते थे इनका फांसी हो जाए, इतने जो मतलब फांसी हो जाना तो के बाद तो सब कुछ खत्म ना। लेकिन उस बीच क्या हुआ, उसके बाद आवेश बनर्जी जो है इनका भतीजा, और ममता बनर्जी का सारे राजनीति परिवारवाद को लेकर के मोदी जी क्यों बोलते हैं, इस चीज पे फिर से साबित होता है। अभिषेक बनर्जी, आवेश बनर्जी, ये लोग सारे जो है भाई भतीजा, ये लोग बिल्कुल जैसे सड़क पे थे। 15 साल में ये लोग 34 प्लॉट का उस जगह का मालिक है। कहां से आया पैसा? आवेश बनर्जी का हिस्ट्री जो है, मतलब ऐसा खास कोई डॉक्टर तो बहुत सारे कोई भी डिग्री लेकर के बन सकता है, लेकिन इनका कोई अपना कोई नहीं। और जो आर्जिकर केस का जो डॉक्टर, उनकी मां का कहना है, इन्होंने ऐसे कुछ चीज देख लिए थे, ये जान लिए थे, जहां से आर्जिकर केस में सीधा तार जोड़ते हैं ममता बनर्जी का भाई, मतलब आवेश बनर्जी का पिताश्री से।
यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, 2 आदमी को अरेस्ट किए थे सीबीआई, कासिम अली और अनवर अली, जो क्या करते थे, जो हॉस्पिटल के जो जितने सारे वेस्टेज होते हैं मटेरियल, जैसे इंजेक्शन हुआ, सलाइन बॉटल हुआ, ये सारे बैंडेज वगैरह, सर्जिकल ग्लव्स, मास्क, ये सब रिसाइकल करके ये सारे भेजते थे बॉर्डर के उस पार। ये पकड़े भी गए और ये सब सीज भी हुई। एक प्रोसेस है, संदीप दोस्त के राज में, आर्जिकर में जितना टेंडर बनता था, वो सारे टेंडर इनके जान पहचान आदमी और पार्टी के भाई भतीजा में बांटा जाता था, जिसमें कार्तिक बैनर्जी, आवेश बैनर्जी, सब है, पूरा बैनर्जी परिवार, खानदान। ये लोग इतने, मतलब जिन्होंने फैमिली आपने कहीं पूरे इंडिया में आपने नहीं देखे होंगे, जिस फैमिली में एक के बाद कोई किसी से कम नहीं, और कुछ भी करने के लिए पैसे के लालच में ये लोग कर सकते हैं। तो उसके बाद से जो है कलकत्ता हाईकोर्ट पिछले हियरिंग में, इनका तो ऑब्जर्वेशन आपने बता ही दिया मैडम, सीबीआई को लेकर के। उससे पहले जब आर्टिकल केस का फाइल फिर से रीओपन हुआ, शुभेंदु अधिकारी का कहने का मतलब फिर से याचिका लगाई गई और तीनों आईपीएस आपके पर मालूम है उस टाइम में, इंक्लूडिंग कमिश्नर पुलिस विनीत गोयल, ये सब सस्पेंड है। विनीत गोयल कमिश्नर, डीसीपी अभिषेक गुप्ता, जो फैमिली को 10 लाख रुपया देने के लिए बातचीत किए थे, ये सारे रिकॉर्ड में है, कोर्ट के रिकॉर्ड में। लेकिन उसके बाद से ये 2 दिन पहले जो रिपोर्ट सबमिट की है सीबीआई, उसमें कोर्ट को पता चला एक भी चीज नहीं है, कोई प्रोग्रेस ही नहीं है। तो क्या इन्वेस्टिगेशन किए कोर्ट ने? पिछले ऑर्डर में बोले थे हम जो पुराने सारे जो है आईओ है, जो टीम काम कर रहे थे, उसको सबको हटाओ, नया टीम ले आओ, उसके लिए अलग से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कोर्ट के मुताबिक बना दिए थे। लेकिन उसने कुछ किया ही नहीं। वो 2 बार वो क्रिमेशन की जगह पे गए और 2 काउंसलर जिनके बहुत जल्दीबाजी में सारे कागज में जो सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, उसके बाद क्रिमेशन सर्टिफिकेट, सब उसी का साइन सिग्नेचर है, कहीं पे माँ बाप का सिग्नेचर नहीं है। और बिना माँ बाप के अनुमति या परमिशन का कैसे आप उनके बेटी का आप सत्कार कर सकते हैं, बताइए। लेकिन इन लोगों को जल्दी थी, ये दोनों जो है निर्मल घोष और सोमनाथ बैनर्जी, ये सारे जो है लोकल तृणमूल के काउंसिलर, और ये इन लोगों को बुलाता है सीबीआई। हम सोचते हैं आपकी अरेस्ट होने, क्योंकि इनके केस में भयंकर एविडेंस है। एक दूसरी बात है, आवेश भाई उस घटना के दूसरे दिन जो है पूरा उस जगह स्पोर्ट्स टॉयलेट और वो पीजीटी रूम को तोड़ा गया रिनोवेशन के नाम पे। कौन इसको अलाउ किया? हेल्थ सेक्रेटरी उस टाइम में जो थे, वो आज भी बैठे हुए हैं वहां पे। तो मैडम, हम जो है, हम यहाँ पे जो है कोर्ट में जो करते हैं, 2-4 को पकड़ के पेशी करते हैं, 2-4 पे हाजिरा दे देते हैं, कुछ चार्जशीट दे देते हैं, लेकिन ये जो नौकरशाही है इनके पीछे, उनको कौन सा कानून है जिनसे ये लोग जो है कभी इन लोगों पे हाथ नहीं डाल सकते हैं कोई? अब इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे जब वही हेल्थ सेक्रेटरी अभी भी बैठे हैं? रिनोवेशन के लिए मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, बिल्डिंग के लिए, रिनोवेशन के लिए किसी को तो अप्रूवल देनी है ना। उस अप्रूवल में किसके साइन थी? पोस्टमार्टम, डीएनए सैंपलिंग, इस सब के तो बात बहुत लंबा चर्चा हो जाएगा, वो कभी और बताएंगे कहां कहां कैसे कैसे चीज जो है गैप्स मिले। और ये सारे एविडेंस जो है कोर्ट के पास है, कोर्ट के पास है, मतलब वो सीबीआई के पास भी दिया गया। उसके बाद भी ये जो है इनका हमको समझ में नहीं आता है मैडम, क्या ये आईपीएस लॉबी का खेल है? एक आईपीएस दूसरा आईपीएस को ऊपर, ये अपना कलीग जो है, जो पहले आईओ थे सीबीआई के, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल क्या कहते हैं
पूरा करके चले गए थे, जिसका कुछ नहीं इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं। तो अगर नया टीम आके कुछ नई खोज ले लेते तो उनपे कुछ एक्शन हो गई, तो इसीलिए उनको बचाने के फेरे में है, आड़ में जाए इन्वेस्टिगेशन। तो मैडम देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, गुंडा को आप पकड़ के ले आते हैं, लेकिन इसको गुंडा बनने में कौन मदद करता है? जो आदमी मर्डर करते हैं उसको आप पकड़ के लेते हैं, लेकिन कोई तो उसका हाथ में चाकू पकड़ाया, वो कौन है? ये आर्थिक और कांड में कितना घोटाला है उदय सर, आपका इशारा बिल्कुल साफ है कि चाकू कौन हाथ में पकड़ाता रहा है। आप जो ये बात कर रहे हैं इसमें बिल्कुल साफ संदेश है कि इन सब चीजों के पीछे कौन है। और अब देखिए धीरे धीरे शुभेंदु उन सब फाइलों को खोल रहे हैं। एक और बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है, मोदी जी ने जिहाद का एक और दरवाजा बंद कर दिया है। अब सोमवार को यूसीसी बिल पेश होगा और फिर गुजरात और असम की राह पर शुभेंदु अधिकारी भी लीड लेने वाले हैं। बिल्कुल मैडम, बड़े दिलचस्प हो गई सेशन, और ये तो बीजेपी का संकल्प पत्र में ही था, इलेक्शन के चुनाव के जो पहले ये घोषित ये था लॉ, यूसीसी लॉ लाएंगे वेस्ट बंगाल में, और लाना जरूरी भी है। एक देश, एक नागरिक और दो विधान नहीं चल सकता है। सिविल लॉ में आप शरिया फॉलो करोगे, लेकिन क्रिमिनल लॉ में हम सीआरपीसी फॉलो करेंगे। क्यों? क्रिमिनल लॉ पे भी शरीयत फॉलो करो, हिम्मत है तो। जिसमें हाथ काटा जाता है, आंख निकाला जाता है, यही तो है क्रिमिनल लॉ का सजा शरीयत के नहीं। लेकिन शरीयत हमारे मुताबिक हम उसको लागू करेंगे और इस्तेमाल भी करेंगे। और इस पे समाज में देखा गया कि नारी के ऊपर, खास करके मुस्लिम नारी के ऊपर अत्याचार इतना बढ़ गया, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग लैंड जिहाद भी तो जारी किए हुए हैं ना, उस पे भी लगाम लगेगी। मैं तो उस प्रोग्राम में था परसों, जहां शुभेंदु अधिकारी आए थे। वो था प्रोग्राम आपको 150 साल वंदे मातरम का। तो मुझे उनको डायरेक्ट सुनने को मौका मिला। उन्होंने बोला साफ, जो धीरे धीरे हम ऐसा कानून ले आएंगे पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे लव जिहाद, लैंड जिहाद और ये सारे जो एक पर्टिकुलर वर्ग जो है इतने सालों से हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार किए, और उन्होंने साफ बोला हमें मालूम है किस लिए हमें ये चुनाव में हमको क्यों जीत मिली है, हमारा मतदाता क्या उम्मीद करते हैं हमसे, तो हम वो सारी चीज पूरा करेंगे। अब कल यूसीसी बिल में मैडम क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ 2 लाइन में। देखिए कल तो पेश होगी, सोमवार के दिन पेश होगी और विधानसभा में। लेकिन जो लोग अभी से, कुछ लोग हमें पता चल रहा है जो तलवार पे उसको ये कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और लुंगी उंगी को कस के तैयार है, बैठे हैं सड़क को उतारने के लिए, तो उनके लिए मैं बड़ा निराश के कुछ चीज बताने वाला हूं। कल कोई बिल तो पेश होगी जरूर, लेकिन उसके बाद क्या होगा? कोई भी दर्शक जाके उत्तराखंड या गुजरात का वेबसाइट पे जाके देखे यूसीसी का प्रोसेस क्या हुआ था। ये बिल पेश होती है विधानसभा में, उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि इनके लिए यूसीसी लागू करने के लिए एक कमेटी बनाया जाएगा। और हमारे देश में जितने जगह पे स्टेट पे यूसीसी बनी, उस कमेटी का हेड एक ही रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज देखिए, वो है मैडम रंजना प्रकाश देसाई। उत्तराखंड के भी उन्होंने ही बनाया, गुजरात में भी उन्होंने बनाया। उन्होंने फिलहाल छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, वहां पे भी यूसीसी बिल लाया जाएगा, और राजस्थान के लिए भी काम कर रहे हैं। इनके साथ कौन रहते हैं कमेटी में?
एक रिटायर्ड जस्टिस और इनके बारे में, रंजना प्रकाश देसाई के बारे में दो, इनके बैकग्राउंड के बारे में दो चीज बता दो। ये रिटायर्ड जस्टिस है, जज है सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद ये चेयरमैन है सेंट्रल पे कमीशन और ये पास्ट प्रेस चेयरमैन थे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आज के दिन में सबसे बीसी जो है, जितने में रिटायर्ड जज है जिनको कोई ऐसे डेपुटेशन या कोई ऑफिशियल असाइनमेंट में लगाया गया या काम मिला, ये सबसे बीसी है मैडम, क्योंकि इतना स्टेट का जो है। अब देखिए उत्तराखंड में लागू किया, कितने महीने हुआ? 5 महीना। 5 महीना में 4 अमेंडमेंट भी पास हुआ। तो मोदी जी बिल्कुल, और इनकी जो केंद्रीय नेतृत्व है, इनका कहना है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जिसके लिए आगे पीढ़ी को, जिसमें फॉल्ट लाइन मिलेगा और उसको लेकर के वो लड़ते रहेंगे। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के धारा में रख के अंदर ये करने वाले हैं। तो जो लोग अभी तैयार हुए कि कल सड़क उतरेंगे, तो उसके लिए बड़ा निराश है। आप इतना निराश मत होइए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल कमेटी जो है इनकी ऊपर दिया जाएगा, इनकी अनाउंसमेंट होगी, इनके ऊपर छोड़ा जाएगा वो कमेटी में कौन कौन इनको रखे। यूजुअली जो है, हमने अगर ये गुजरात और उत्तराखंड के मॉडल हम फॉलो करते हैं तो पता चलता है कि लोकल, मतलब स्टेट का चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस को रखा जाता है, इसमें कोई सोशल एक्टिविस्ट को रखा जाता है, हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी रहे, मतलब जिनके बैकग्राउंड जो है बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल और जिनको मतलब एक रेपुटेशन के साथ जो समाज में है, जिनके ऊपर कोई कली या कोई निशान नहीं लगा पाए कोई भी इंस्टीट्यूशन को, वैसे ही आदमी को इस कमेटी में आएंगे। उसके बाद ये कम से कम 4-5 महीना तो लग ही जाएगा मैडम, क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सारे जितने हैं, जिन लोगों का अपना अपना लॉ के मुताबिक चलते हैं, सिविल लॉ, वो सारे एक साथ बंद हो जाएगा। एक दिन अनाउंस होगी इसका लागू होने के, और इसमें जो है, इस बिल में शेड्यूल्ड ट्राइब को नहीं रखा जाएगा। ये भी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी छूट देती है और पूरे उसका सम्मान करते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर बहुत सारे रीति रिवाज जो है उन पे कोई असर नहीं आएगा, तो उसको बाहर रखा जाएगा। तो ये है मुद्दा। देखिए, ये जो यूसीसी का बिल लाने जा रहे हैं शुभेंदु जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए, इसको तो 6 महीने में लागू करने की बात थी ना, और ये तो अभी 2 महीने भी नहीं हुए और शुभेंदु ने इतनी जल्दी ये कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये सब चीज़ें देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। उदय सर, आपने तमाम विषयों पे जानकारी दी है और मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।